नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम के लिए भी यूजफुल हैं। और ये क्वेश्चंस जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है उसके कॉमन पेपर के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत उपयोगी हैं। पहले ये सभी क्वेश्चंस साइंटिस्ट वी के एग्जाम में हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पूछा जा चुका है और इसी तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1, noise pollution was included as air pollution in the Air Act 1981 in which of the following years? तो Air Act 1981 या Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 दोनों सेम ही बात है, लिखने के तरीके अलग अलग, दोनों सेम बात है। तो एयर एक्ट में शुरू में नॉइज पोल्यूशन नहीं डाला गया था, बाद में डाला गया था। कब डाला गया था? 1981 में, 1987 में, 1992 में या ईयर 2000 में? सही उत्तर है 1987 में। एयर एक्ट पास हुआ 81 में और उसके 6 साल बाद 87 में उसमें नॉइज पोल्यूशन भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि तब बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता था भारत में, लोग लाउड स्पीकर बजाते रहते थे हर वक्त। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 व्हिच एक्ट शैल प्रिवेल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मैं इसको ले रही हूँ। तो अगर एयर पोल्यूशन, अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो कहीं लागू हो रहा है किसी किसी प्रोजेक्ट में, और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट भी लागू हो रहा है उसी प्रोजेक्ट में, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों में आपस में परस्पर विवाद है, तो कौन सा एक्ट वहां लागू किया जाएगा? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, बोथ दोनों लागू किया जाएगा, या डी नन ऑफ द अबव, कोई लागू नहीं होगा? सही उत्तर है ईपीए। ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। कहीं भी कोई विवाद होगा इसमें और किसी और एक्ट में तो इसी को लागू किया जाएगा, और इसको एक अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं क्योंकि इस एक्ट के तहत कई सारे छोटे छोटे रूल्स और कानून वगैरह आए थे। इसके अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स भी आए थे, और इस एक्ट से बहुत सारे दूसरे एक्ट्स निकले, और इसी एक्ट के तहत ईआईए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का भी जन्म हुआ 1994 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, सेक्शन 21 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनेबल्स द स्टेट बोर्ड्स टू। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट या वाटर एक्ट जो भी आप कह लें, उसका सेक्शन 21 में स्टेट बोर्ड को एक पावर दी गई है। वो पावर क्या है? ए, टेक इमरजेंसी मेजर्स इन केस ऑफ पोल्यूशन ऑफ स्ट्रीम और वेल, मतलब इमरजेंसी मेजर ले सकता है स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई नदी या कुआं प्रभावित हुआ तो। या टेक सैंपल्स ऑफ एफ्लुएंट्स फॉर एनालिसिस, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का जो सैंपल होता है वो ले सकते हैं लैब में एनालिसिस के लिए। या मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, या नियम बना सकते हैं इस एक्ट को क्रियान्वित करने के लिए। या पब्लिश द नेम ऑफ द ऑफेंडर्स, या जिन जिन लोगों ने ये कानून तोड़ा है उनके नाम पब्लिश कर सकते हैं अखबार में या कहीं भी। सही उत्तर है बी, टेक सैंपल्स ऑफ एफ्लुएंट्स फॉर एनालिसिस। अगर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बोर्ड्स उसके सैंपल्स ले सकती है और फिर उसको लैब में एनालिसिस करवा सकती है, और फिर ये पता लगा सकती है कि ये जो एफ्लुएंट है वो ठीक तरह से ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसी पावर के तहत जो एसपीसीबी के जो लोग हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में सैंपल लेते हैं एफ्लुएंट का। क्वेश्चन 4, power to take samples of effluents for analysis and procedure to be followed in collection, prevention and control of pollution is vested under which section of the Water Act 1974? तो किस एक्ट के तहत हम वाटर एक्ट 1974 में एफ्लुएंट कलेक्ट कर सकते हैं? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21। आंसर इज ए। पिछले क्वेश्चन में हमने यही देखा, उसी क्वेश्चन को पूछने का एक दूसरा तरीका था। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं। क्वेश्चन 5, इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन रिलीज्ड इन 2016, Indian government plans on skipping Bharat Stage 5 and directly implementing Bharat Stage 6 standards from। तो 2016 में एक नोटिफिकेशन आई थी, एक इन्फॉर्मेशन आई थी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन। नोटिफिकेशन मतलब पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो इंडियन गवर्नमेंट जो भारत स्टेज 5 का रेगुलेशन है उसको स्किप कर देगी और डायरेक्टली स्टेज 6 का स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी। अब तो कौन से साल से होगा? 2019, 2020, 2021, 2022? सही उत्तर है 2020। आंसर इज बी। Question 6, in the Water Act 1974 the power to give directions are declared under। तो जो वाटर एक्ट 1974 है उसके तहत डायरेक्शंस देने का पावर किस एक्ट के तहत है? आंसर इज ई, सेक्शन 33A में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शंस दे सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में था 16, 17, 18 और 25। मुझे नहीं मिला इसमें से कुछ, तो मैंने सेक्शन 33A में देखा कि पावर है तो मैं 33A लिखा है। अगर आपको लगता है कि 16, 17, 18 और 25 में से किसी में वाटर एक्ट में पावर टू गिव डायरेक्शंस है, डिक्लेयर्ड है, तो आप मुझे प्लीज जरूर बताएं। कई बार होता है गुरु शिष्य से भी सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन 7, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। कमर्शियल यूनिट क्या होता है? वॉट, वॉट आवर, किलोवाट आवर या किलो जूल?
सही उत्तर है किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी का भी यूनिट, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल या कैलोरी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो पावर में होता है, तो किलोवाट आवर। ठीक है। क्वेश्चन 8, CPCB was constituted under which section of the Water Act 1974? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वाटर एक्ट 1974 के तहत वो बना था, उसी में प्रावधान था, उसके तहत CPCB बना। पर किस सेक्शन में वो प्रावधान था ये पूछ रहा है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5? सही उत्तर है बी, सेक्शन 3। तो ये लॉज के ऊपर काफी डिटेल क्वेश्चन पूछे गए थे उस साल 2018 में, तो इसलिए ये सब मैंने डाल दिया है, इसमें से कुछ हो सकता है दोबारा रिपीट हो। Question 9. In the Water Act 1974, powers of the state boards is mentioned under. तो Water Act 1974 में state boards के भी power mentioned है, मतलब State Pollution Control Board के। तो किस सेक्शन में? सेक्शन 16, 17, 21 या 45? आंसर इज सी, सेक्शन 21, पावर टू टेक सैंपल्स। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि जाके एफ्लुएंट के सैंपल्स ले सकती है, तो सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट के लिहाज से। Which of the following principles have been applied to cases pertaining water pollution by the Supreme Court of India? अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करती है वाटर पोल्यूशन के केस में? पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल या ऑल ऑफ द अबव? मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, आंसर सी। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस प्रोजेक्ट से या इस एक्टिविटी से या इस इंडस्ट्री से वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस भी हैं, तो भी वो उस इंडस्ट्री को रोक सकती है, बैन कर सकती है, या इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि आप अपना एफ्लुएंट को ट्रीट कीजिए या आप अपने एफ्लुएंट को डाइवर्ट कीजिए जिससे कि वाटर पोल्यूशन ना हो। तो वाटर पोल्यूशन होने तक का इंतजार सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, अगर उसको लगे कि हो भी सकता है तो भी प्रिकॉशन के तौर पे वो डायरेक्शन इशू कर सकती है किसी भी इंडस्ट्री को। ये होता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की प्रॉब्लम अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू होने की संभावना है, तभी आपने उसका उपचार कर लिया। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है कि एक बार प्रॉब्लम हो गई, एक बार पोल्यूशन हो गया, तो फिर उस पोल्यूशन का जो कारक है, जिसने भी वो पोल्यूशन किया है, कोई इंडस्ट्री या कोई भी, तो उसको उस पोल्यूशन की सफाई का पैसा देना पड़ेगा। पोल्यूटर पेज मतलब मैं पोल्यूट करूंगी तो मैं ही पैसे भरूंगी सफाई के भी। ये होता है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। भी होता है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट चेंज के केस में, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह के केस में, इंटरनेशनल ट्रीटीज के केस में ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि सब क्लाइमेट चेंज से निपटना कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हर देश उससे प्रभावित है कहीं ना कहीं। लेकिन एक सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन है बट डिफरेंशियल, कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार अलग अलग देशों के कंधे पे अलग अलग आएगा। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्यादा पोल्यूट किया है और उनके पास ज्यादा पैसा भी है, तो उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लाइमेट चेंज से लड़ने की। और जो ईस्टर्न कंट्रीज है जिन्होंने कम पोल्यूट किया और उनके पास पैसे भी कम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी बनती है क्लाइमेट चेंज से लड़ने की। ये होता है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं लास्ट मिनट टिप्स शेयर करूंगी कि इस एग्जाम में और क्या क्या तैयारी आप करते रहें। मैं जो करा रही हूँ वो अच्छा है, वो जरूर करिए, पर मैं बार बार कहती हूँ उतना इनफ नहीं होगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो जो भी मैंने बुक्स आपको रेकमेंड की, जो बुक्स या जो बुक्स आपके पास हैं पहले से, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल सवाल है तो आप छोड़ दें, एग्जाम में क्या पता वो मुश्किल सवाल पूछ रहे, तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कोई ग्राफ वगैरह दिखाया जा सकता है एग्जाम में, क्लोरिनेशन का ग्राफ अक्सर दिखाया जाता है और बोला जाएगा कि ये क्लोरिनेशन का ग्राफ है, इसमें ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहाँ है बताओ, या ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के डोज को कैलकुलेट करो। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इन सब सवालों के लिए आप तैयार रहिएगा। और सभी कुछ मैं आपको नहीं करा सकती क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही वीडियोस बनाती हूँ, अकेले ही सॉल्व करती हूँ, अकेले आपको बताती हूँ। ना मेरे पास कोई एडिटर है, ना मेरे पास कोई और टीम है, आई एम जस्ट वन पर्सन। तो मैं एक लिमिट, मेरे दो ही हाथ हैं, मेरे पास अपनी और भी जिम्मेदारी है, मेरी नौकरी भी है, मुझे सब कुछ देखना होता है। तो इसलिए मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ, मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकती हूँ, पर 100% एग्जाम की तैयारी कराना मेरे या किसी के लिए भी संभव नहीं होता। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द टिप्स दैट आई प्रोवाइड यू। तो जो मैंने अभी आपको कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा और एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हर टॉपिक को तैयार कीजिए, सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस नहीं, आपका जो अपना और दूसरे टॉपिक सिलेबस में लिखे उसको भी तैयार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।